देखिए दीदी, अब स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर की मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास, जिसमें हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉज थे। 5 में से 3 हमने कर लिए थे, और हमें आज हमें करना है चौथा, जो है गेल-ल्यूसिक्स लॉ। गेल-ल्यूसिक लॉ। और 5वां करेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है दीदी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम, क्योंकि हमने समझा था 5 लॉज समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है समझना किसको, मोल कॉन्सेप्ट को। तो इसके बाद हम समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट। और जब मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मोल कॉन्सेप्ट के समझने के साथ साथ ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, मोलिकुलर मास जैसी, मोलैरिटी जैसी, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने जैसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटररिलेटेड होती हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गेल-ल्यूसिक लॉ, ठीक है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था, गेल-ल्यूसिक लॉ, ठीक है। सबसे पहली बात, हम हर लॉ के बारे में सबसे पहली चीज ये पढ़ते हैं कि वो अप्लाई किस किस चीज पे होता है। तो गेल-ल्यूसिक लॉ का पूरा नाम अगर हम ले तो गेल-ल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स होता है। गेल-ल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि गेल-ल्यूसिक लॉ हमेशा किस पे अप्लाई होगा, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। जब हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स केवल गैसियस होंगे, ठीक है, उन पर ही गेल-ल्यूसिक लॉ अप्लाई होता है। लिक्विड वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे गेल-ल्यूसिक लॉ अप्लाई नहीं होता, ना एक्वस पे होता, ना सॉलिड्स पे होता, ठीक है। केवल गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। कहता क्या है इंग्लिश में, इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं छोटी सी। गैसेस in a chemical reaction react and produced and produced in the same ratio as their stoichiometric coefficients, ठीक है। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, जनरल इंग्लिश की लैंग्वेज है ना। हमारे यहाँ तो डेफिनेशन का मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको इंग्लिश में एक बार इसी फॉर्म में लिखेंगे, फिर हिंदी में समझते हैं। गैसियस इन एनी केमिकल रिएक्शन react and produced in the same ratio as their stoichiometric coefficients। क्या मतलब समझे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस चाहे रिएक्ट करें चाहे प्रोड्यूस हो रही हो, यानी कि चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, वो हमेशा सेम रेशो में रिएक्ट या प्रोड्यूस होती हैं, जिस जो उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो है। सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ते हैं, क्या होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ नहीं होता, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं उनको ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं, H2 plus I2 gives 2HI, H2 plus I2 gives 2HI। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। आयोडीन का कोफिशिएंट इधर की तरफ कुछ नहीं है तो 1 है। और HI का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, मैथ्स में तो पढ़ा ना, सपोज करो 2x प्लस 3y है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, किसी वेरिएबल चीज के साथ, है ना, किसी अल्फाबेट के साथ जो न्यूमेरिकल डिजिट कितने टाइम्स वो है ना, वो कितने गुना है, वो उस डिजिट को, वो जो हमें बताती है वो चीज कितने गुना है, कितने टाइम्स, उस डिजिट को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एक ही है तो उसका कोफिशिएंट 1, आयोडीन एक ही है तो उसका कोफिशिएंट 1, HI दो गुनी बनी यानी कि ट्वाइस बनी, यानी कि 2 आया उसका कोफिशिएंट, तो हमने उसका कोफिशिएंट 2 लिखा, ठीक है दीदी।
इतनी सी बात है। थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन लिखते हैं, इसके बाद एक लिखते हैं। चलिए वाटर के फॉर्मेशन एक लिखते हैं। टिपिकल क्या, H2+O2, ये हमारा बैलेंसिंग वाला भी पार्ट है, बैलेंसिंग में तो कुछ नहीं है। H2O, तो इधर दो हाइड्रोजन है, उधर भी दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन है तो उधर दो है। तो हमें हम बैलेंसिंग के दौरान ध्यान रखना, हम किसी सबस्क्रिप्ट को तो नहीं हटा सकते, O2 की जगह O3 तो नहीं कर सकते, ना O2 की जगह O1 कर सकते हैं। O2 को तो O2 ही रखेंगे, लेकिन हम कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। तो इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन दो दूनी 4 हो गया, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये वाटर इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई किसकी, वाटर के फॉर्मेशन की। तो इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है, इसमें कोफिशिएंट है 2, 1 और 2। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। इसमें सब कुछ गैसेस है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, गेल-यूसेक लॉ ओनली अप्लाइज ऑन गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। हम मान के चलते हैं वाटर भी गैसियस है। एक नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, यह है बोर्न हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन गैसियस जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैसियस से, यानी कि दोनों गैसेस जब रिएक्ट करती हैं तो दोनों मिलकर बनाती हैं 2NH3। 2NH3, ठीक है जी, 2NH3। बैलेंस अगर चलिए 2 हटाओ, बैलेंस हम 0 से करेंगे तो मेरी क्वेश्चन आती है, मैंने 2 लिख दिया। तो बैलेंस करके करेंगे, इधर 2 नाइट्रोजन है, उधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, उधर 3 हाइड्रोजन है। तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं ना, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, 2 उधर है, 2 भी उधर है। उधर हाइड्रोजन कितने हैं, उधर हाइड्रोजन है 2 3 6, इधर हाइड्रोजन है 2, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट है 1, 3 और 2, यानी कि नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, और NH3 यानी कि अमोनिया का कोफिशिएंट, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ठीक है दीदी। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम ध्यान रख लेंगे, बहुत कॉमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होता है बोर्न हेबर प्रोसेस। बोर्न हेबर प्रोसेस, बोर्न हेबर प्रोसेस अमोनिया की सिंथेसिस में काम आती है। बोर्न हेबर प्रोसेस में एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें आयरन यूज होता है एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट की एक्टिविटी। ये मेरे वो टर्म ध्यान नहीं आ रही, बता दूंगा थोड़ी देर में। कैटलिस्ट के साथ भी हम कई बार एक चीज का यूज करते हैं, जो कि जैसे आप एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं। तो इस तरह कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने वाला भी कोई एलिमेंट कई बार होता है, तो यहाँ पे वो मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करता है। आयरन तो कैटलिस्ट है, लेकिन कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को जो बढ़ा दे वो काम कर रहा है मोलिब्डेनम। तो आयरन स्लैश मोलिब्डेनम लिखते हैं, हाई प्रेशर होता है और हाई हीट टेम्परेचर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये केमिस्ट्री की फील्ड में एक क्रांतिकारी इक्वेशन थी। ठीक है, दुनिया में 70% एग्रीकल्चर डायरेक्टली इस केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि हमारे जितना भी ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह वाले जितने भी एग्रीकल्चर हुए, तो उसमें अमोनिया यूज होती है। अमोनिया से फिर बाद में यूरिया बनता है। ठीक है, तो यूरिया अमोनिया के सिंथेसिस में जो भी मतलब केमिकल रिएक्शन मतलब जिस पे बेस्ड होती है, वो इक्वेशन यही है। ठीक है, यही प्रोड्यूस कर रही है हमारे 70% क्रॉप्स को दुनिया में। बाकी 30% नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले हैं, या फिर जो वेजिटेशन नेचुरली हो गई, ट्राइब्स ने उगा दी। लेकिन 70% जो वेल कल्चर्ड हमारे सिविलाइजेशन की जो क्रॉप्स है, वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। और इसी इक्वेशन की वजह से बोर्न, मैक्स बोर्न को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये हमें तो बैलेंसिंग करनी थी, तो बैलेंसिंग हमने देख ली। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे होता है। बस कोफिशिएंट जो निकालना है वही कोफिशिएंट आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और वही कोफिशिएंट में के ही रेशो को हम उनकी वॉल्यूम के रेशो के बराबर रखते हैं। ये चीज समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब एक्चुअल में गेल-यूसेक लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहले इक्वेशन में देखिए, पहले इक्वेशन में हमें क्या पता लगा, पहले इक्वेशन में हमें पता लगा कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिल रही है और दो वाटर बना रही है, बिल्कुल बना रही है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी रेशो हमेशा दोगुना और एक गुना रहेगा। यानी कि आपको जितनी ऑक्सीजन डालनी है उसकी दुगनी हाइड्रोजन डालोगे तब वाटर बनेगा। ये होती है स्टोइकियोमेट्री, और यही गेल-यूसेक लॉ गैसेस के बारे में बात करता है।
एक तरह की रेसिपी। फॉर एग्जांपल हम चलिए आम भाषा में समझते हैं, हमें आलू टमाटर की सब्जी बनानी है और हमारे घर में एक ऐसा रूल है कि जितने आलू डलते हैं उसके दुगने ही टमाटर बनेंगे, टमाटर डलेंगे, वरना फिर हमारे यहाँ वो वाला टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में। मान लेते हैं ऐसा होता है ना सब लोग, कढ़ी की कोई रेसिपी जी इतना बेसन उसका दुगना हम मटर डाल देंगे, तो हमारी आइडियल रेसिपी है। वो आइडियल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारा। हमारा नियम ये है कि हमें सपोज कर लो 4 लोगों के लिए कढ़ी बनानी, तो हम आधा किलो बेसन और आधा किलो मटर डाल देंगे। हमें वही चीज सपोज कर लो 100 लोगों के लिए बनानी पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, 10 किलो बेसन है तो 10 किलो मटर, यानी कि रेशो 1:1 रखेंगे ना। इसी चीज को स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं केमिकल इक्वेशन में। जब भी रिएक्टेंट को आप उसके रेशो के हिसाब से डाल लो, है ना, उसके अनुपात के हिसाब से डाल लो, तो हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट हो गई। सपोज कर लो आपको आलू के दुगने टमाटर डालने हैं, तो रेशो आपको चाहे एक जने के लिए बनाना है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है, चाहे आपको 1000 लोगों को दावत करनी है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन रेशो तो वही मेंटेन रखोगे ना। 1 किलो के साथ 2 किलो टमाटर, और वही चीज 1 क्विंटल के साथ 2 क्विंटल टमाटर। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो है, हाइड्रोजन का अगर आप 2 लीटर लोगे तो ऑक्सीजन कितनी चलेगी, क्या बता रही है केमिकल? ऑक्सीजन चलेगी आधी। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन का 2 लीटर लेंगे, यही यही क्वेश्चन आए हुए बस आपके यहाँ, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता गेलू से ग्लो पे। और इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए, हाइड्रोजन अगर 2 लीटर ली तो ऑक्सीजन 1 लीटर चलेगी। ठीक है दीदी, आपको रेसिपी मेंटेन रखनी है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं बताता आपको, केवल केमिकल इक्वेशन की रेसिपी बताते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन 3 लीटर ले ली तो ऑक्सीजन कितनी चलेगी? 2 के साथ 1 चलती है, तो 3 के साथ कितनी चलेगी? उसका आधा, यानी कि 1.5 चलेगी। बेसिक सी कॉमन सेंस लगाएंगे। सपोज कर लो हमने 6 लीटर ले ली तो कितनी चलेगी? 3 लीटर चलेगी। ठीक है दीदी। या उल्टा कर दे, हम हमने कह दिया हमने ऑक्सीजन 10 लीटर ली तो हाइड्रोजन कितनी चलेगी? हाइड्रोजन 20 लीटर चलेगी। चलेगी ना, बस। दिस इज ऑल स्टोइकियोमेट्री और दिस इज गेलियोसिक लॉ। यही गेलियोसिक लॉ है, यही स्टोइकियोमेट्री है। अच्छा, वाटर कितना बनेगा? वाटर कितना बनेगा? अब तो हम रिएक्टेंट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अल्टीमेट रेशो क्या है? 2:1:2, यानी कि जितनी हाइड्रोजन लोगे उतना ही वाटर बनना है ना। तो आपने हाइड्रोजन 2 लीटर ली तो ऑक्सीजन 1 चलेगी, वाटर 2 बनेगा। हाइड्रोजन 3 लीटर ली तो ऑक्सीजन 1.5 चलेगी, वाटर 3 बनेगा। ठीक है, एक सेकंड। आपने हाइड्रोजन 6 लीटर ली, ऑक्सीजन 3 लीटर चलेगी, वाटर 6 लीटर बनेगा। आपने हाइड्रोजन 20 लीटर ली, ऑक्सीजन 10 लीटर चलेगी, वाटर 20 लीटर बनेगा। बस यही तो कोफिशिएंट है। अगर हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसा पता लगेगा? सबका रेशो निकाल के देखो, सबका रेशो 2:1:2 आना चाहिए। 20:10:20 का रेशो कितना है? 2:1:2। बिल्कुल। 6:3:6 का रेशो कितना है? 2:1:2। 3:1:3 का रेशो कितना है? 2:1:2। और 2:1:2 का तो रेशो है ही 2:1:2। बस सीधी सी बात है। यानी कि आपको जो रेसिपी मेंटेन रखनी है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेसिपी मेंटेन रखनी होती है, वॉल्यूम की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? वॉल्यूम की टर्म्स में। और वही गेलियोसिक लॉ है। क्वेश्चन यही आएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चंस हैं कि फलाने इतने लीटर ऑक्सीजन के साथ कितनी हाइड्रोजन यूज होगी, कितना वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोर्न एबर प्रोसेस वाली। रेशो क्या मेंटेन रखना है हमें? रेशो मेंटेन रखना है 1:3:2। तो नाइट्रोजन, चलिए मैं ऐसी एक ओरल क्वेश्चन करते हैं, मैं कहता हूँ नाइट्रोजन ली 4 लीटर ली, कितने ली नाइट्रोजन? 4 लीटर। तो हाइड्रोजन कितनी चाहिएगी? नाइट्रोजन 4 ली तो हाइड्रोजन कितनी चाहिएगी? अब 1 के साथ 3 चाहिए, तो 4 के साथ कितनी चाहिएगी? आप केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, 1 को 3 चाहिए तो 4 के साथ मान लिया x चाहिए, तो आप यहाँ पे अपॉन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 3 और 1 × x, तो 4 × 3 इक्वल टू 1 × x, तो x इक्वल टू 12। हालांकि ये तो मुझबानी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी चलिए, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाता है टाइम के कंस्ट्रेंट में, हम समझ नहीं पाते कि डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कितना चाहिए? 12 लीटर चाहिए ना। तो 1 को 3 चाहिए तो 4 को 12 लीटर चाहिए, सीधी सी बात है ना। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, हमें पूछता है NH3 कितनी बनेगी? ये भी तो पूछ सकते हैं ना। NH3 कितनी बनेगी? तो 1 से 2 बनती है। अब रेशो लगाएंगे इसमें, 1 से 2 बनती है तो 4 से कितनी बनेगी? सिमिलरली वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आगे देखो, देखो 1 से 2 बनती है तो 4 से कितनी बनेगी? मान लेते हैं y बनेगी।
तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपॉन मान के y की 1 से 4 की 2 से, y इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि 8 लीटर बनेगी ना, बस सीधी सी बात है। यही है हमारी रेसिपी, यही हमारी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और यही गेल-यूसेक लॉ। गेल-यूसेक लॉ दोबारा हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। गेल-यूसेक लॉ कहता है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस या तो रिएक्ट कर रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो तो उनकी वॉल्यूम का रेशो और उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हमेशा सेम रहेगा। आप वॉल्यूम कितनी ही बढ़ा दो कितनी घटा दो लेकिन रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात करते हैं हम। हमारे गेल-यूसेक लॉ इसी के साथ खत्म हो गया। एक बस इसके बारे में दो फैक्ट ध्यान रखेंगे। यदि पहला फैक्ट है केवल गैसेस पे अप्लाई होगा, लिक्विड पे अप्लाई नहीं होगा, सॉलिड वो तो आपको देगा ही गैसेस रिएक्शन, है ना, वो कंफ्यूज नहीं करेगा, इतना क्यों टाइम वेस्ट कराएगा वो ना, वो अपना क्वेश्चन वेस्ट करेगा, वो गैसियस रिएक्शन ही देगा और आपको केवल उसके कोफिशिएंट बैलेंस करके उसकी वॉल्यूम का रेशो वही बना देना है जो उसके कोफिशिएंट का रेशो है, जैसे हमने ट्राई करा इस बार। लास्ट लो करते हैं, लास्ट लो है एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो बहुत इंपॉर्टेंट लो है। एवोगैड्रो लो से ही हम बोलते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट की जो है नींव रखी गई थी। अगर एवोगैड्रो लो मतलब ना दिया जाता उस टाइम तक तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता, समझना। लास्ट लो है एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो, एवोगैड्रो लो क्या कहते हैं? एवोगैड्रो लो देखिए समझते हैं। उससे पहले एक बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे एवोगैड्रो लो क्या कहता है। अगर साइंटिफिक टर्म में समझेंगे तो मुश्किल होगा। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि किन्हीं दो लोगों की एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं फिर समझ में आ जाएगा। किन्हीं दो दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों का बर्थ ईयर भी सेम है, ईयर सेम है, इन दोनों का बर्थ का मंथ भी सेम है यानी कि जन्म का महीना भी सेम है, जन्म का साल भी सेम है, इन दोनों की जन्म की तारीख भी सेम है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकल सकता है? इनका ईयर भी सेम है, इनका मंथ भी सेम है, इनका डेट भी सेम है। हम इनसे बेसिक सा कंक्लूजन हमारे हमारे आम घरों में मतलब हमारे देसी घरों में निकला जाएगा, भाई दोनों की कुंडली भी सेम होगी या नहीं, या दोनों की राशि सेम, चलो छोड़ो छोड़ो आम सी भाषा रहता है, दोनों की राशि भी सेम ही होगी, है ना, दोनों का ज़ोडिएक साइन सेम होगा। एक राशि के हैं दोनों, क्योंकि दोनों का ईयर भी सेम है, दोनों का मंथ भी सेम, दोनों की डेट भी सेम है, दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ है, एक ही साल एक ही महीने में, दोनों की राशि भी सेम होगी, दोनों मेष मेष के, दोनों मीन मीन के। तो यही बेसिक सा कंक्लूजन एवोगैड्रो ने गैसेस के केस में निकाला। बस यही एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है, ज्योतिषी वाला लॉ एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो ने कुछ नहीं करा, एवोगैड्रो ने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई दो गैसेस हैं एक्स और वाई, ध्यान से सुनना, कोई दो गैसेस हैं एक्स और वाई, उनका टेम्परेचर भी सेम है, कंडीशन ध्यान रखेंगे तो टेम्परेचर भी सेम है, उन दोनों का प्रेशर भी सेम है, गैसेस अलग अलग हैं, जैसे वो इंसान अलग अलग थे, इंसान एक अमेरिका में पैदा हुआ सपोज कर लो, एक हमारे यहाँ पैदा हुआ इंडिया में, लेकिन राशि तो दोनों की सेम ही होगी। इधर टेम्परेचर टेम्परेचर दोनों का सेम है, प्रेशर प्रेशर दोनों का सेम है और वॉल्यूम वॉल्यूम भी दोनों की सेम है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने सपोज कर लो मीथेन को 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, 50 पास्कल पे रखा, मान लेते हैं आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे मीथेन को रखा, 50 पास्कल पे रखा और 5 लीटर के कंटेनर में रखा। मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं दूसरी गैस को रख लूँ, आपने मान लिया मीथेन को रखा, मैंने ओजोन को रख लिया, कोई रोक थोड़ा ना सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस, 50 पास्कल और 5 लीटर पे, तो दुनिया में कोई भी दो गैसेस अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम पे हैं तो कंक्लूजन एवोगैड्रो ने निकाला कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मोल्स छोड़ो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ध्यान रखते हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बस यही एवोगैड्रो लॉ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एवोगैड्रो ने केवल एक कंक्लूजन निकाला बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे बस यही यही लाइन इंग्लिश में लिख देंगे, मैं डिक्टेट कर रहा, आप लिख लेना है।
when any two gases have same conditions of temperature, pressure and volume, they also have same number of molecules. ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम होगा तो मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा, सीधी सी बात है। जैसे कि डेट, मंथ और ईयर सेम होगा तो ज़ोडिएक साइन भी सेम होगा, सीधी सी बात है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता है, तभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तो एक यूनिट होती है ना, एवोगैड्रो नंबर। चलो यहाँ से एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक कंडीशन होती थी एसटीपी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ। एसटीपी, एसटीपी की फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? जब आप किन्हीं दो गैसेस को, या दुनिया की कितनी, दो हो या दो से ज्यादा भी हो, दो हो या दो से ज्यादा भी हो, जैसे इंसान दो हो चाहे दो से ज्यादा भी हो, अगर चाहे वो 100 लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उनका ज़ोडिएक साइन भी सेम हो। तो सिमिलरली अगर 100 गैसेस भी हैं, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे है, एक बार प्रेशर पे है और 22.4 लीटर वॉल्यूम में है। फिक्स कर रखी है हमने। एसटीपी का मतलब फिक्स होता है, एसटीपी का मतलब होता है किसी गैस को, अगर मैं बोल दूं ना कि मैंने फलानी गैस एसटीपी पे रखी हुई है, तो ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। ये बुक वाला नहीं देगा, ना वो ऑप्शन में देगा, ना ब्रैकेट में देगा, आपको आपके दिमाग में ये याद होनी चाहिए। जैसे पाई की वैल्यू हमें याद है 3.14, तो एसटीपी पे ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस, एक बार प्रेशर और 22.4 लीटर की वॉल्यूम। एसटीपी का मतलब अपने 22.4 लीटर के सिलेंडर में एक बार प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस भरी हुई है, तो उस गैस के अंदर जब देखा गया तो उसके अंदर मॉलिक्यूल सभी गैसेस के अंदर सेम पाए गए, और वो कितने मॉलिक्यूल्स थे? वो थे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल्स को, जैसे 12 चीजों को 1 दर्जन बोलते हैं, कोई भी चीज अगर 12 है तो 1 दर्जन है, 1 डजन। इसी तरह कोई भी चीज अगर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, यानी कि वो मोल हो गई, वो एक मोल है। एक मोल एक छोटा सा यूनिट है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 की, ठीक है। जैसे 20 को क्या बोलते हैं? 20 को हम स्कोर बोलते हैं, स्कोर मैथ्स में करते थे क्वेश्चन। 20 को स्कोर, 100 को सेंट बोलते हैं, 12 को डजन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को बोलते हैं 1 मोल, ठीक है। ये हमारा वैगैद्रो लॉ कंप्लीट हो गया। और एसटीपी से आपके यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसटीपी की कंडीशन सीधा याद कर लेंगे। एसटीपी पे 3 चीजें फिक्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली चौथी चीज तो फिक्स हो गई ना। मैं कहने लगूं मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 2002 है, 22/1/2002, 3 चीजें फिक्स है, तो मेरी जोडिएक साइन तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया ना, कोई ना कोई तो निकाल लेगा ना एकदम फिक्स करके मेरी जोडिएक साइन। सिमिलरली अगर हमने कंडीशन फिक्स कर दी 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, एक बार का प्रेशर, बार प्रेशर की यूनिट होती है, हमने पहले करी थी बार, पास्कल और एटमॉस्फेयर वगैरह सब, और 22.4 लीटर का सिलेंडर, तीनों चीजें फिक्स कर दी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें फिक्स हो जाते हैं, वो हमेशा होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 1 मोल। बस इतनी सी बात है। दुनिया की कोई भी गैस क्यों ना हो, चाहे ओजोन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे आर्गन हो, क्रिप्टन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फोस्जीन, फोस्फिन, कोई सी गैस, ठीक है। ये हमारा एवोगैड्रो लॉ कंप्लीट हो गया। और इस डिजिट को क्या बोलते हैं? इस डिजिट को क्या बोलते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतना बड़ा नाम नहीं लेते बार बार। इस डिजिट का नाम क्या होता है? नंबर का नाम है ये, इस डिजिट का नाम होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इस डिजिट का नाम होता है एवोगैड्रो नंबर। जैसे हम बोलते पाई का नंबर, तो पाई नंबर क्या होता है? 3.14234 जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और एवोगैड्रो नंबर होता कब है? तो बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर तब एग्जिस्ट करता है किसी भी गैसेस में जब वो इस कंडीशन पे एग्जिस्ट कर रही हो।
तो उसके अंदर आपको मॉलिक्यूल बस किसी तरह काउंट कर लिए साइंटिस्ट लोगों ने, हमें उस डीप डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस याद रखना है कि साइंटिस्ट लोगों ने काउंट करे किसी तरह से मॉलिक्यूल्स, तो वो कितने निकले, वो निकले 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, यानी कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा बड़ी गिनती है वो। ठीक है, तो हमने सारे के सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कर लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इन फैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। नीट वीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एवोगैड्रो लॉ से पूछ लेता है कि कंडीशन आपके ध्यान भी होगी, हम न्यूमेरिकल कर देते थे कि फलाने टेम्परेचर, फलाने प्रेशर और इतनी वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, या चार ऑप्शन दे देता है, कहता है इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस केस में होंगे, तो आपको चारों ऑप्शन सोल्व करने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है किस में होंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब हम फिर भी चलो एक क्वेश्चन कर ही रहते हैं, ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो जाए। क्वेश्चन करते हैं, एट एसटीपी कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of a gas CH3 COCl contained in a vessel of 50 लीटर। देखिए, है ना, यहाँ से ये एक तरह से ये 11th-12th के लेवल का क्वेश्चन है दीदी, ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं 11th क्लास में। हम देखें, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एसटीपी पर एक गैस है CH3 पहली चीज तो हम दिमाग से निकाल लेंगे गैस का नाम क्या है। एवोगैड्रो लो, बार बार बता रहा हूँ, एवोगैड्रो लो, गेलियोस लो, दोनों लॉज में गैस के नाम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि गैस का ना आपको फॉर्मूला चाहिए ना आपको गैस का मास चाहिए, तो गैस दुनिया की कोई भी हो। ये कुछ ऐसी है, हमने जोडिएक साइन निकाला कि अमेरिका का हो, इंडिया हो, मतलब नहीं, हमें केवल डीओबी से मतलब है, डेट ऑफ बर्थ, साल, महीना और दिन से। सिमिलरली हमें गैस के नाम से कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज करने के लिए देगा CH3 COCl मीथेन ओजोन पोजोन, मतलब नहीं है, गैस है तो गैस है, बस इतना काफी है। कोई गैस है जो कि 50 लीटर के वेसल में रखी हुई है एसटीपी पे, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन है, बहुत डायरेक्ट रिलेशन। ये कुछ ऐसे है कि 10 रुपए में 2 पेन आ रहे हैं, तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, इतना ही तो है क्वेश्चन, उससे ज्यादा थोड़ा ना है। तो एसटीपी की कंडीशन रिमेंबर करेंगे, एट एसटीपी, अगर ये सपोज करो सब्जेक्टिव में भी होता, हाँ, दिमाग में लेकिन यही रूल लेके चलेंगे, एट एसटीपी, एसटीपी में 22.4 लीटर में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है ना, वही 22.4 लीटर में इतने मोलिक्यूल होते हैं, तो 50 लीटर में कितने होंगे। डायरेक्ट रिलेशन वाला न्यूमेरिकल लेना दीदी, डायरेक्ट यानी कि वही वही जो पेन वाला एग्जांपल लिया, 10 में 2 आ रहे तो 100 में कितने आएंगे, वही 22.4 में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आ रहे तो 50 में कितने आएंगे, मान लेते हैं x आएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 गुणा x बराबर 50 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो x इक्वल टू 50 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 22.4, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो 50 डिवाइडेड बाय 22.4, तो आंसर आएगा 2.27 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 2.27 इंटू
6.02, तो आंसर आ जाएगा 13.66 into 10⁻20। देखो आया ना, यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ गए ना, बढ़ने ही थे। जब 22.4 लीटर में मान लो 22.5 लीटर में इतने हैं, तो 50 लीटर में लगभग दुगने हो गए। हाँ, लगभग 6 का दुगना 12 होता है, तो 13 पॉइंट समथिंग आंसर है, यानी कि हमने सही कहा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बस हद से हद अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन, हालांकि नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा। ठीक है, लेकिन हमें अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब चीज समझते हैं, वो समझते हैं एटॉमिक मास। नेक्स्ट एक चीज समझते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास समझ लेंगे, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, और हमारा पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर तो बस ऑर्गेनिक बचेगी। ऑर्गेनिक में भी थोड़ा समझने का है, 25-30% और 60-70% याद करने का है। एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास समझते हैं। मैं देख लेता हूँ, देखो सिलेबस में। हाँ, एटॉमिक मास देखो। अब एटॉमिक मास कैसे समझेंगे, पहले 2 मिनट थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिलोसफी समझेंगे इसकी, तब जाके समझ में आएगा, वरना तो क्वेश्चन नहीं होगा, ना हम किसी को पढ़ा पाएंगे, ना हम कुछ समझ पाएंगे। देखिए, पहली बात तो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अगर हम किसी एटॉमिक मास का मतलब क्या है हिंदी में समझते हैं। एटॉमिक मास मतलब किसी एटम का मास। तो एक एटम आपको पता है कितना छोटा होता है, एक सुई की निब में भी, एक निडल की निब में भी मिलियंस ऑफ एटम, यानी कि लाखों एटम्स होते हैं एक सुई की निब में। ठीक है, उसकी मतलब थिकनेस में अगर देखा जाए तो लाखों एटम्स है उसकी चोंच में, उसकी नोक में। तो एक एटम का वजन कैसे नापेंगे, वो तो 1 ग्राम भी नहीं होगा। आपने देखा होगा, सपोज हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाने जाते हैं, है ना, ईयर रिंग्स वगैरह या फिर नोज पिन वगैरह, तो बहुत छोटी चीजें होती है, तो मिलीग्राम्स में लगती है ना, मिलीग्राम्स में, मतलब नेग्लेजिबल होती है जनरली वो। जब वो नोज पिन ही मिलीग्राम्स में नप रही है, तो एक एटम्स तो कितने ग्राम्स में नपेगा, वो तो शायद 1 ग्राम के करोड़वें हिस्से में नपेगा। तो उसको हम ग्राम में तो मेजर कर नहीं सकते, है ना। तो एटम को ग्राम में तो मेजर करना एक बेवकूफी है। ये तो कुछ ऐसे होगा कि आप अपने पेन की लेंथ को किलोमीटर में नाप रहे, तो ये तो पागलपंती हुई ना। हम अपने पेन को, छोटे से पेन को किलोमीटर में थोड़ा ना नापेंगे। किलोमीटर बनाए लंबे डिस्टेंस नापने के लिए, हम पेन की लेंथ नापते कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। सिमिलरली जब आप अपने एटम का मास नापते हो, तो ग्राम, किलोग्राम, इनमें नहीं मेजर करते, उसको मेजर करते हैं हम एक अलग यूनिट में। उस यूनिट को बोलते हैं, पहले बोलते थे एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एएमयू को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। और सिंबल क्या है उन साहब का, सिंबल बदल गया अब इनका, एएमयू भी छोटे हो गए, सिंबल इज नाउ ओनली यू। तभी आपने देखा होगा कहीं जगह लिखा कार्बन का मास 12U, हाइड्रोजन का मास 1U, ऑक्सीजन का मास 16U। तो यू का मतलब क्या है, यू एक यूनिट है वजन की, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। इतना समझ में आया। ठीक है, इतने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, सीधी सी बात है, बहुत कम वजन नापने के लिए बहुत छोटी यूनिट इजाद करी गई वजन की, वो वजन की यूनिट थी यूनिफाइड मास, यानी कि यू। अब हम यू का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि यू वी क्यों, यू आया कहां से, और एक यू किसके बराबर होता है। तो एक यू को डिफाइन अगर करते हैं, अच्छा चलो उससे पहले 2 मिनट और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। 1 किलो किसके बराबर होता है, अगर हम पूछे 1 किलो किसके बराबर होता है, भाई हमें सबको पता है 1 किलो, 1 किलो हम पूरा दिन में 1 किलो 1000 बार बोलते होंगे। 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, ठीक है, 1 किलो दाल, या हम 60 किलो के, हम 70 किलो के। लेकिन 1 किलो क्या है, 1 किलो कैसे समझाया हमने पूरी दुनिया को, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो में कितना सामान आएगा, कैसे समझाया गया है। 1 किलो के बाट बनाए गए, कैसे बनाए गए। आजकल तो सबके पास 1 किलो के बाट है, 1 किलो का सॉफ्टवेयर भी सबकी मशीन में है, डिजिटल मशीन में। लेकिन वो कभी तो स्टैंडर्डाइज करा गया होगा ना। वो स्टैंडर्डाइज करा गया था 1938 में, जब पेरिस में कन्वेंशन हुआ था। उस समय उन्होंने इरिडियम, देखिए समझते हैं, बेसिक सी बात है, इरिडियम का एक प्रोटोटाइप लिया। प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल,
एक सिलेंडर बनाया इरिडियम मेटल का, उसके वजन को उन्होंने मानक मानक यानी स्टैंडर्ड मान लिया कि दुनिया में जितने भी बाट बनाए जाएंगे इसके जितने बनाए जाएंगे और इसको 1 किलो कहा जाए। ये आज भी पेरिस में रखा हुआ है। ठीक है, इरिडियम का क्यों बनाया हुआ? क्योंकि इरिडियम एक ऐसा मेटल्स में से एक है जो कि कोरोड नहीं होते, यानी कि जिसपे जंग लग के उसका वजन कम नहीं होता, तो इसलिए इरिडियम को स्टैंडर्ड माना जाता है बिल्कुल। ठीक है दीदी। तो 1932 से पहले तो लोग यूरोप में ऐसा बताया जाता है कि हर क्या नाम हर किलोमीटर पे लोगों के मेजरमेंट बदल जाते थे। ठीक है, तो नेपोलियन ने वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन करा था सबसे पहले किलोग्राम लाने के लिए, मतलब किलोग्राम के अलावा कोई और यूनिट लाने के लिए। अब भारत में भी हर 2 कदम पे स्टैंडर्ड बदलते थे, कोई शेर में नाप रहा है, कोई मन में, कोई जित्तल में, कोई कहीं में, कोई कहीं में, ऐसे से नापते थे। ठीक है, तो किलोग्राम का स्टैंडर्डाइजेशन 1938 में तो हुआ जब तुमने पूरी दुनिया को एक बाट बना के दिखा दिया कि भाई इस बाट से पूरी दुनिया में 1 किलो के जितना वजन नापा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब आते हैं केमिस्ट्री पे। हमने वन यू को क्या बताया? वन यू को तुमने कैसे समझाया? वो दुनिया के वन यू इतना होता है। तो वन यू को समझाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया। वो प्रोटोटाइप था कि वन यू जो है वो कार्बन का 12 आइसोटोप, 12 आइसोटोप तो हमें पता ही है भाई, कार्बन तो 12C6 यही तो होता है कार्बन का एटम। कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? हाँ पहले चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 11 भी होता है दीदी। ठीक है, एक कार्बन 14 भी होता है बल्कि। इन सब आइसोटोप में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है दुनिया में? कार्बन 12। तो कार्बन 12 आइसोटोप के वजन का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के वजन का 12वां हिस्सा 1 U के बराबर है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लो लेते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा, फिर इसको इंग्लिश में एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। 9th क्लास के एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे, पढ़ भी लियोगे आपने, वहां पे तो उन्होंने ना एक इमेज बनाई हुई है, तब तो कोई नहीं टीचर समझाता, वरना बच्चों के तभी बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि एक फ्रूट वेंडर है, एक फल बेचने वाला है, उसके सारे बाट, उसके पास बाट नहीं है, उसके पास बाट नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा तरबूज है और बहुत सारे संतरे हैं। उस सब्जी वाले के पास एक बड़ा सा तरबूज और बहुत सारे संतरे हैं। उसको संतरे जो है वजन करके नापने, उसके पास बाट वाट सब खत्म हो गए। तो उसने क्या प्रोटोटाइप बनाया वजन करके नापने का? उसने प्रोटोटाइप बनाया, उसने अपने तरबूज के 12 हिस्से कर लिए और 12 फांक अलग अलग कर ली ना। अब एक फांक के रेशो में नापता है वो संतरे। जिसको एक फांक के वजन बराबर संतरे लेने हैं वो 50 रुपए दो, जिसको 2 फांक के बराबर लेने हैं वो 100 रुपए दो, जिसको 3 के बराबर लेने हैं 150 दो। आ रहा ना समझ में? तो उसने अपना बाट खुद में खुद इजाद कर लिया, उसने अपना प्रोटोटाइप खुद में खुद बना लिया। वो उसका प्रोटोटाइप क्या था? वाटरमेलन का 12th पार्ट। सिमिलरली हमने केमिस्ट्री में प्रोटोटाइप बनाया कार्बन के एटम के वजन का 12वां हिस्सा, यानी कि कार्बन के 12 हिस्से करे, एक हिस्से को बाट बना लिया। आ गया समझ? भाई इतनी सी बात है। इसी इसी वजह से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ भी आया हुआ है। वन यू की डेफिनेशन, कि वन यू की डेफिनेशन में कौन सा आइसोटोप ले जाता है, आपके यहाँ क्वेश्चन है वो। तो हम सीधे सी बात लिखेंगे, वन यू को डिफाइन करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, वन यू इज डिफाइंड एज द 1/12 यानी कि 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। खाली कार्बन आइसोटोप नहीं बोलने हैं, क्योंकि कार्बन के 4 रूप होते हैं, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कौन से मास का। तो कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा लेंगे हम। आई बात समझ में दीदी? इतनी सी बात है। अब आपने वन यू को डिफाइन कर दिया ना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आपने वन यू को डिफाइन कर दिया। अब आपने उस बाट के, जो बाट आपने बनाया, जो तरबूज की फांक आपने निकाल ली, 12 फांक निकाल ली थी, एक फांक को बाट बना के आप सब दुनिया के सारे एटम्स को कंपेयर करने लगे। अब आपने क्या देखा कि इधर आपने एक फांक रखी, उधर 12 हाइड्रोजन आए, तब जाके तरबूज बराबर हुआ। कितना हाइड्रोजन आए?
12 हाइड्रोजन है तब जाके तरबूज बराबर हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या है, 12 हाइड्रोजन, सॉरी गलत बोले मैंने, एक हाइड्रोजन एक फाक के बराबर है, एक हाइड्रोजन एक फाक के बराबर है, एक हाइड्रोजन ने एक फाक को बैलेंस करा, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना लिया जाएगा, फिर हाइड्रोजन का मास 1 U लिया जाएगा। हीलियम, हीलियम को बैलेंस करने के लिए 4 फाक रखी गई थी, हीलियम को बैलेंस करने के लिए कितने रखी गई, 4, यानी कि हीलियम का मास कितना आएगा, 4 U। सिमिलरली ऐसे ही बढ़ता गया सब कुछ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितनी फाक लगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 16 फाक, यानी कि 16 बाट लगे, तो ऑक्सीजन का मास 16 U है। अच्छा, कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने बाट लगे होंगे, कार्बन की तो 12 फाक थी, तो आप एक साबुत कार्बन ले रहे और एक तरफ फाक ले रहे, तो कितनी फाकों ने बैलेंस करो, कितने बाट ने, 12 बाट ने तो बैलेंस करो, तो कार्बन का मास तो 12 ही रहेगा ना, क्योंकि उधर 12 फाक आपने को रखी, इधर पूरा कार्बन रखा, तब जाकर बैलेंस हुआ, तो कार्बन का मास 12 U। इसी तरह कॉपर का मास 63.5 U, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आई बात समझ में? तो एटॉमिक मास जो हमारे यहाँ मेजर होता है, यहाँ पे एक टर्म जुड़ जाती है, अब समझ में आएगी रिलेटिव। हम जो एटॉमिक मास नापते हैं वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब जिस चीज को कंपेयर ना करा गया हो, हमेशा हम हर चीज रिलेटिव नापते हैं। हमारे किलोग्राम भी तो रिलेटिव ही मेजरमेंट है, रिलेटिव किसके रिलेटिव में, रिलेटिव यानी किसके कंपैरिजन में, इरिडियम प्रोटोटाइप के कंपैरिजन में। सिमिलरली एटॉमिक मास किसके रिलेटिव में नापते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिव में। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये चीज आप पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लेना जो मैंने लिखा हुआ, और जो समझ में आया है ना, बस वही लिखवा दिया मैंने, उससे ज्यादा तो आपको कुछ लिखना ही नहीं, यहीं से क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। तो एटॉमिक मास एक लाइन एक बार और इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, एटॉमिक मास इज द रिलेटिव एटॉमिक मास व्हिच इज मेजर्ड इन U यानी कि यूनिफाइड मास यूनिट्स, where 1 U equals to 1/12 of the mass of C12 isotope, such that अब सबके मास आपको याद करने हैं। सच दैट का मतलब हम सबके एग्जांपल लिख रहे हैं, सबके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का 1 U, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, है ना, क्लोरीन का 35.5, फलाना फलाना, ये सब हमें मेजर याद करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हेडिंग है एवरेज एटॉमिक मास। ये तो था रिलेटिव एटॉमिक मास, अब पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पे नीट में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और हमारे यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए इस पे आते हैं। एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, पहली बात तो इसी कंडीशन पे समझते हैं एवरेज एटॉमिक मास कब निकलता है। एवरेज एटॉमिक मास तब निकलता है जब किसी एटम के 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हो, और उन आइसोटोप में सारे ही आइसोटोप दुनिया में अच्छे खासे मिलते हो, अच्छे खासी स्ट्रेंथ में, तो और हम ये डिसाइड ना कर पा रहे कि उसका मास क्या लिया जाए। फॉर एग्जांपल कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं, मानते हैं कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं, इन सब में से अकेला कार्बन 12 ही 92% होता है अप्रोक्स, एग्जैक्टली मेरे ध्यान है, लेकिन 92% होता है, बाकी 8% में तीनों है। तो कोई अनपढ़ भी बता देगा कि यार जनरली हम क्या मास मान लेंगे कार्बन का, जनरली हम कार्बन का मास ऐसे 12 याद करते हैं, ठीक है, 13, 14, 11 कोई नहीं बोलता कार्बन का मास, 14 तो हम नाइट्रोजन का बोलते हैं, कार्बन का तो हम जनरली 12 बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि कार्बन का सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है, अबंडेंट, अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है C12, और उसका ही मास हम मानते हैं 12। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जब किसी एलिमेंट में ऐसा हो रहा हो, किसी एलिमेंट में ऐसा हो रहा हो, सपोज कर लो एक एलिमेंट x है, उसका एक मास 35 है, ये मान लेते हैं, उसका मास 31 है, और उसकी दूसरी फॉर्म का मास मान लेते हैं 35 है,
अब एक फॉर्म 51% है, एक फॉर्म 49% है। अब क्या मास मानेंगे हम इसका? आइसोटोप में एक फॉर्म 51% है, एक 49% है, तो क्या मास मानेंगे हम? 30 माने, 35 माने? इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस केस में हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दीदी? इस केस में हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। ये केस क्लोरीन के साथ होता है। किसके साथ होता है? क्लोरीन के साथ। देखिए क्लोरीन के साथ क्या कहानी है। आज ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 9th क्लास में सोचा था मैंने सबसे पहले से ना, जब लेकिन जब तो मतलब ये फॉर्मेशन भी नहीं आती तो हमारे पास क्वेश्चंस के हमारे पास के यार हम पूछना क्या जा रहे हैं। लेकिन क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं। एक क्लोरीन का आइसोटोप होता है 35 मास वाला, एक क्लोरीन का आइसोटोप होता है दीदी 37 मास वाला। यानी कि एक आइसोटोप का मास होता है 35U, एक आइसोटोप का मास होता है 37U। 35U वाला यूनिवर्स में मिलता है 75.77%। 75.7% एबंडेंस है इसकी, ठीक है दीदी। और जो 37 मास वाला है वो यूनिवर्स में मिलता है 24.3% एबंडेंस के साथ। एबंडेंस देखिए हमारे हाथ में नहीं होती, एबंडेंस तो भगवान जी की देन है। हम कहने लगे टाइगर की एबंडेंस हमारे यहाँ दुनिया में 25% है, 75% लायन की एबंडेंस तो भगवान जी ने दी हुई। तो तरह क्लोरीन के 35 वाले आइसोटोप की एबंडेंस 75.7 है, लेकिन 37 वाले की 24.3 है। तो हम मास क्या मानने? हम क्लोरीन का मास 35 मानने, 37 मानने, या दोनों का मिडल वाला 36 मानने? तो ये दुविधा निकली। तो ये दुविधा स्टैटिस्टिक्स से सोल्व होती है। स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि जब भी दो आइसोटोप के एबंडेंस अलग अलग हो और इतनी अलग अलग हो कि आप डिटरमाइन ना कर पा रहे हो कि कौन सा मास ले, किसके पास वाला मास ले या बीच वाला मास ले, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। देखिए उस केस में एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है यदि mass of one isotope into abundance of one isotope plus mass of second isotope into abundance of second isotope divide by 100। कुछ नहीं कर रहे, पहले आइसोटोप का मास m1 इंटू उसकी abundance प्लस दूसरे आइसोटोप का मास m2 इंटू उसकी abundance यानी कि a2, और किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए क्लोरीन का एवरेज मास निकालते हैं। साइंटिस्ट ने कैसे निकाला? साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, पहला आइसोटोप कौन है? 35 वाला, तो 35 उसका मास 35 है। एबंडेंस कितनी है? एबंडेंस है 75.7। पहला आइसोटोप का मास कितना है? 35 है। एबंडेंस कितनी है? 75.7। दूसरे आइसोटोप का मास कितना है? 37, और उसकी एबंडेंस कितनी है? उसकी एबंडेंस है 24.3। उसकी एबंडेंस है 24.3। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड 100 से करेंगे। बस सोल्व कर लेते हैं। पहले इंटू बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले इंटू होगा ना, इंटू करके 35 इंटू 75.7 इक्वल टू 2649.5 प्लस 37 इंटू 24.3 प्लस 899.1। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं 2649.5 प्लस 899.1, तो ऐड करके आ रहा है 3, बेसिक कैलकुलेशन 3548.6 डिवाइड बाय 100। अच्छा 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.2
डिजिट लेफ्ट सरक जाएगा तो आंसर क्या आएगा 35.486। ठीक है जी, 35.486 यानी कि अप्रोक्स करके कितना आएगा 35.5 U। और यही तो मास हम मानते हैं क्लोरीन का, ठीक है ना दीदी। तो क्लोरीन का मास कितना मानते हैं 35.5, और यही तो है 35.5। पता समझ में आ गया कैसा आया क्वेश्चन। ये था, मैं ये सोचता था कि क्लोरीन का एक आइसोटोप तो 35 वाला है, एक 37 वाला, तो एवरेज तो दोनों का 36 बैठता है, तो क्लोरीन का मास 36 क्यों नहीं लेते। 36 इसलिए नहीं लेते क्योंकि 36 तब आता है जब दोनों 50-50% अबंडेंट होते हैं। एक 75% है, एक 24% है, तो आप दोनों की अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके तब उनका एवरेज निकाल लोगे, तो एवरेज क्या आएगा 35.4। ठीक है दीदी। आपके यहाँ क्वेश्चन, अब आप सुन लो, आपके यहाँ क्वेश्चन सेम यही आएगा, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, आपके यहाँ कैलकुलेट करना नहीं आएगा, आपको खुद आंसर निकालना है। क्वेश्चन यहाँ देगा, बस देखो क्वेश्चन यहाँ आएगा, एक एलिमेंट x है, उसकी दुनिया में 3 आइसोटोप है, 2 भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है, 4 भी कह सकते हैं, कितने कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक का मास 30 है, एक का मास 28 है, एक का मास 33 है। एक पहले वाले के अबंडेंस मान लेते हैं 25% है दीदी, कितनी 25%। दूसरे वाले के अबंडेंस मान लेते हैं, वो कह रहा 30% है, ठीक है। और तीसरे वाले की अबंडेंस 45% है। तो एवरेज क्या होगा दोनों का, तीनों का एवरेज क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारी एबंडेंस और सबके सामने, तो यहाँ पे तीसरी टर्म भी लग जाएगी, M3A3 लग जाएगी ना। मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखा रहा, केवल तरीका बता रहा हूँ। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे बस, पूरा सोल्व तो आप ही करना। पहले वाले का मास कितना, पहले वाले का मास है 30, एबंडेंस कितनी 25, प्लस दूसरे वाले का M2 मास कितना है 28, एबंडेंस कितनी 30, तीसरे वाले का मास कितना है M3 कितना है 33, एबंडेंस कितनी 45, डिवाइड तो 100 से ही करेंगे तो फिक्स होता है। तो मास इनटू उसकी अबंडेंस प्लस मास इनटू उसकी अबंडेंस प्लस मास उसकी अबंडेंस, चौथा भी है तो फिर भी उसका मास और उसकी अबंडेंस, डिवाइड 100 से ही करेंगे। बस आपको सोल्व कर लेना है, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है जी। बस अब हमारी एक लास्ट चीज बच रही है, वो बच रही है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हमने सीख लिया निकालना। हाँ, मॉलिक्यूलर मास और देख लेते हैं, चलिए एक बार लास्ट चीज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सपोज कर लो आपके HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता, जितने जितने एटम है सबका मास ऐड कर दोगे। तो हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 इंटू हाइड्रोजन, प्लस नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, 3 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 U होता है, तो 1 इंटू 1, प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है, तो 1 इंटू 14, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, 3 इंटू 16, ऐड कर देंगे 1 प्लस 14 प्लस 16, तो 16 और 15 कितना हो गया, 16 और 15 हो गया हमारा 31, 16, अरे 16 दिया है ना, वो 48 है, 48। तो 48 और 15 कितना हो गया प्लस 1, 63 U कितना हो गया दीदी, 63 U है हमारा HNO3 का मास। यही मॉलिक्यूलर मास होता है, कुछ नहीं। आपको एटॉमिक मास को क्या करना है, बस अलग अलग निकाल के ऐड कर देना है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। आधे घंटे की क्लास बचती है मोल कॉन्सेप्ट की, वो हम कल कर लेंगे। आप इसके लगभग सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो।